हेलो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीआरपीएफ जीसी 1 के अंदर एसएससी सीपीओ के जो मेडिकल चल रहे हैं उसके अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, कितना क्या सिलेक्शन रेशियो है एंड कैसा स्टाफ बिहेवियर है एंड कैसी सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर स्मूथली। उस चीज़ के बारे में एसएससी सीपीओ 2024 के जो मेडिकल चल रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारे सेंटर जैसे आईटीबी सेंटर, जरोदा कला, है ना, और बीएसएफ जालंधर, बीएसएफ जोधपुर वगैरह बाकी सारे सेंटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आपको यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन सीआरपीएफ वन वाला जो सेंटर है उसके बारे में वीडियोस नहीं थी जब तक मैं गया था। तो मैंने देखी थी कि कोई वीडियो वहाँ पे अपलोड नहीं थी, तो मुझे लगा कि वीडियो बनाने की ज़रूरत है ताकि आपको पता चल सके कि वहाँ पे कैसा क्या सीन चल रहा है। क्योंकि बिकॉज सीआरपीएफ के नाम से लोग डरते हैं कि सीआरपीएफ है तो भाई मेडिकल जो है नॉर्म्स स्ट्रिक्टली फॉलोज होंगे एंड बहुत ज़्यादा रिएक्शन रेट रहेगा, तो उस चीज़ से डरना नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जब आप मेडिकल के लिए एंट्री करेंगे, जैसे अपना टाइम जो है 7 बजे का आपका एंट्री टाइम रहेगा। 7 बजे एंट्री टाइम पर आपको 2 एडमिट कार्ड लेके जाने हैं, 2 एडमिट कार्ड की कॉपीज़ एंड एक आपका आधार कार्ड, और कोई आपका दूसरा अगर कोई वो है, जैसे मानो आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड या फिर डीएल वगैरह चल जाएगा आपके दिखाने के लिए। आइडेंटिफिकेशन आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, भाई भाई आइडेंटिटी कार्ड आपका आधार कार्ड हो सकता है, तो आप वो दिखा लीजिए। उसके बाद में आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद आपको लाइन से बिठा दिया जाएगा। फिर आपका सब लोग अंदर बिठा करके, जैसे ही सारे लोग हो जाएंगे कि हाँ अब इतने सारे लोग आ चुके हैं, अब शायद अब लोग नहीं आएंगे, तो उनको अंदर लेके जाएगा। थोड़ा अंदर ले जा करके कंपोजिट ऑफिस हॉस्पिटल है उसके आसपास में एक जगह है, वहाँ पे आपको वो ले जा करके बिठाएंगे। फिर बिठा करके आपको थोड़ा सा, फिर आपका पहला डॉक्यूमेंट आपका वो जाता है, कहते हैं इसको, आपका बायोमेट्रिक होता है। आपका बायोमेट्रिक इन हो जाता है। अब बायोमेट्रिक कराने के बाद अब आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता, बाहर नहीं जाने दिया जाता था किसी भी हालत के अंदर। अगर पहले आप आ जाते हैं, मान लो जैसे कि आप एक आधार कार्ड लेकर के आ गए अंदर, तो फिर वो आपको कह देंगे दूसरा आधार कार्ड वगैरह बाहर बाहर आपको भेज सकते हैं। लेकिन एक बार बायोमेट्रिक हो गया उसके बाद में आपको बाहर जाने का कोई तरीका नहीं है। आप फिर रात को आपका अगर फिट हो अनफिट हो सब कुछ होने के बाद ही अब बाहर निकला जाएगा आपको। तो वहाँ बैठा दिया जाता है आपको। सबको एक-एक करके आपके बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाता है। सबका नाम, रोल नंबर के हिसाब से सभी लोग जाते हैं, खुद का बायोमेट्रिक कराते हैं एंड बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर वो खुद के हिसाब से, उनके पास एक लिस्ट होती है जिसके अंदर वो उनका पहले से डिसाइडेड होता है कि किस कैंडिडेट को किस ग्रुप के अंदर रखना है। वहाँ पे 4 बोर्ड्स होंगे, ठीक है? अलग-अलग सेंटर्स पे अलग-अलग तरीके के बोर्ड्स होते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 8 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं, किसी में 2 भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर। तो सीआरपीएफ वन है, वहाँ पे 4 बोर्ड्स हैं। तो डीएमई 1, डीएमई 2, डीएमई 3, डीएमई 4। तो उसके अंदर आपको जो है जब आप जाएंगे तो आपको बोर्ड, अरे ना, ये जो आपको बोर्ड मिल रहा है, कई सारे लोग सोचते हैं कि जो हमारा मेंस का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर जो हमारा सीरियल नंबर था उसके हिसाब से वो बोर्ड निर्धारित होगा, है ना। जो अगर किसी का दोस्त का, मानो जैसे कि आपका और आपके किसी दोस्त का सीरियल नंबर जस्ट 2 या 3 का डिफरेंस पर है, तो आप सोचो कि आपका आपका दोस्त का सेम डॉक्टर के पास जाएगा। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो जो लोग हैं वो सीरियल नंबर अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करते, वो एक्चुअल में उस लिस्ट को एक बार शफल करते हैं वो लोग। उसके बाद में जिस बंदे का जिसके पास आया उस बंदे को उसके पास भेज देते हैं। जैसे ऑलमोस्ट जो है आपके जो आपका जो ग्रुप रहेगा, एक ग्रुप की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो 15 से लेकर के 22-23 तक वेरी करती है। कभी 17 हो गए, कभी 20 हो गए, कभी 22 हो गए, ऐसा करके आपकी स्ट्रेंथ रहेगी। तो जितना आपका ग्रुप बन जाएगा, अब आपके जैसे ग्रुप है, आपके 18 लोगों का ग्रुप है, तो वो क्या करेंगे, पहले आपके बायोमेट्रिक हो गया, फिर आपको कुछ देंगे, आपको भराने के लिए 2 वो देते हैं, मतलब 2 शीट्स देते हैं पेपर की, जिसके अंदर 4-5 पेपर पेजेस का एक सेट होता है। तो 4-5 करके आपके 8-10 पेपर होते हैं, पेजेस होते हैं। उस पे आपको कई जगह आपको साइन करने पड़ते हैं, कई जगह आपका आपका नेम, एड्रेस, आपके बारे में जो जानकारी है ना, वो सारी आपको लिखनी पड़ती है। आपकी फ़ोटो चिपकानी पड़ती है। वो एक जो है आपको डोज़ियर आपको तैयार करने के लिए देते हैं वो लोग, आपको खुद का भरना है, खुद का केवल। और फिर वो करने के बाद आपको एक-एक करके एक-एक मतलब ऐसा ग्रुप बना-बना करके, कभी 6-6 बंदों का, कभी 8-8 10-10 बंदों का ग्रुप बना करके आपको ब्लड यूरिन सैंपल के लिए भेज देंगे। ब्लड यूरिन एंड चेस्ट एक्स-रे। वहाँ पर आपका क्या होगा, ब्लड टेस्ट होगा, चेस्ट एक्सरे होगा एंड यूरिन। सर पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, तो पहले बात का कोई सीन नहीं है। वहाँ पे जैसे अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे डॉक्टर्स की, उस हिसाब से लेट्स से कि अगर चेस्ट एक्सरे वाला पहले आ गया तो चेस्ट एक्सरे पहले पहले हो जाएगा। और लेट्स से जो नया बैच आ रहा है उस समय अगर पहले वाले बैच का, जैसे पहले 6 बंदे लेकर के आए, उनका चेस्ट एक्सरे हो गया, अब वो करा रहे हैं ब्लड यूरिन, तो पहले वो जो सेकंड वाले बंदे हैं उनका चेस्ट एक्सरे हो जाएगा। लेकिन अगर मानो दूसरा बैच आया है तब तक इनका चेस्ट एक्सरे हुआ ही नहीं है, तो उनका पहले वो ब्लड करवा देंगे, फिर वो चेस्ट एक्सरे करा देंगे। तो पहले चेस्ट एक्सरे, फिर ब्लड यूरिन, ब्लड, फिर आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा। ब्लड के अंदर आपका बस एक
आपके यहाँ पर एक स्ट्रिप बाँधी जाएगी, आपके यहाँ से ब्लड खींचा जाएगा, हीमोग्लोबिन आपका चेक किया जाता है ब्लड के अंदर मेनली कि आपके क्या हीमोग्लोबिन आपका जो है वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंदर है नहीं। बॉयज़ के लिए एंड गर्ल्स के लिए वो लिमिट अलग होती है, वो आप गूगल सर्च के गूगल सर्च कर सकते हैं या चैटजीपीटी में सर्च कर सकते हैं, आपको बता देगा, ठीक है? तो उस लिमिट के भीतर होना चाहिए। और फिर यूरिन जो है, यूरिन के अंदर आपके बेसिकली चीज़ चेक की जाती है कि आपके यूरिन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कि आरबीसीज़ नहीं होनी चाहिए, प्लस दूसरा आपके उसके यूरिन के अंदर शुगर नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपके हैं तो आपको डेफ़िनेटली अनफिट कहेंगे डीएमए के अंदर एंड आपको रेमेडिकल दिया जाएगा। और चेस्ट एक्स-रे जो है, उसमें चेस्ट एक्स-रे में देखा जाता है कि आपके इस से एक्चुअल में सर्वाइकल रिब राइट करके एक प्रॉब्लम होती है वो, या फिर आपकी सर जो स्पाइन है वो टेढ़ी वगैरह तो नहीं है, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल डैमेजेस तो नहीं है, या फिर आपके 13th रिब तो नहीं है ना, वो सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती है चेस्ट एक्स-रे के अंदर। ब्लड यूरिन चेस्ट एक्स-रे वगैरह अब ये करने के बाद आपको वापस ले जाया जाता है आपके डीएमई डॉक्टर के पास में। आपको डीएमई डॉक्टर के बाहर रूम के बाहर ले जाकर के आपको कह दिया जाता है कि आप नेक आप अंडरवियर के अंदर हो जाइए, और फिर आपको एक करके अंदर जाना होता है। अब एक-एक करके अब आई चार्ट जो पढ़वाते हैं वो एक-एक करके बुलाते हैं, एक-एक बंदे को। अब एक बंदा गया है, उसको आई चार्ट पढ़वाया, उसने लिख लिया। डॉक्टर लिख लेते हैं कि जैसे कि किसी किसी बंदे का लेट्स से कि उसे उसको राइट हैंड से 6/12 ही समझ में आया उसको, तो लिख लेंगे 6/12 तक इसकी आई आई है भैया, बेस्ट आई। तो ऐसा करके वो लिख लेते हैं सबके। अब एक-एक करके आई हो गई, अब उसके बाद में वो सभी लोगों को एक साथ रूम के अंदर बुला लेते हैं। सभी लोगों को एक साथ रूम में बुला लिया, फिर वो जैसे 20 बंदों का तो रूम के अंदर से चारों ओर करके 20 बंदे खड़े कर दिया। अब वो 1 से लेकर के 20 तक बंदों को खड़े कर देता है और सबको बोल देता है कि तुम्हारा सीरियल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब अपना याद रखना। उसी सीक्वेंस में बंदे रहेंगे सुबह से शाम तक, जब तक वहाँ पे आपका मेडिकल चलेगा। आपको वो सीक्वेंस याद रखना है कि आपका नंबर कौन सा 14 था ना या 15 था। फिर आपको खड़ा करके वो कोशिश करते हैं कि टिप टू टो वाली एक स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करें, ताकि कोई ना कोई भी मेडिकल पॉइंट आपका छूट ना जाए। टिप टू टो के अंदर कैसे? पहले आपके देखेंगे कि ऊपर आपके कोई हेड पर कोई डैमेज तो नहीं है ना? जब और बेसिकली ये चीज़ तो जब वो आई देखने के लिए आते हैं, पहला होता है आपके आई आई टेस्ट की पहले आई टेस्ट की जाती है, जिसका एक काम वो कर चुके हैं जो कि है डिस्टेंट विज़न, है ना? जो कि एक 20 फीट की दूरी से आपको वो चार्ट पढ़वाते हैं। स्नेलन्स चार्ट उसको बोलते हैं। जैसे तो वो पढ़वाते हैं हिंदी का, इंग्लिश का, या फिर सी वाला, या फिर ई वाला, या फिर नंबर्स वाला, या फिर बिंदियों वाला, कोई भी चार्ट वो हो सकता है। डिफरेंट सेंटर्स के डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। लेकिन हाँ, अवेलेबिलिटी के हिसाब से सभी सेंटर्स के ऊपर सभी टाइप के चार्ट्स अवेलेबल होते हैं एक्चुअल में। ऐसा नहीं है कि कोई सेंटर है तो पर्टिकुलर उसके पास एओक्स वाला ही होगा, या फिर हिंदी वाले रहते पे हे वाला होगा। उनके पास बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। तो रटने वाली चीज़ है, जिसको 6/6 की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा दिक्कत आ जाती है वहाँ पे, ठीक है? कई बार आपको आप लोग बहुत चालाक हो, वो कई बार आप लोग चीटिंग कर लेते हो, टेलीग्राम वगैरह पे देख लेते हो ग्रुप, है ना? तो वो आपकी चीटिंग है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो बंदा फिट है 6/6 उसको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, वो पढ़ देगा। वो हिंदी वाला लाओ, चाहे इंग्लिश लाओ, चाहे बिंदी वाला लाओ, चाहे चूड़ी वाला लाओ, कोई भी लाओ पढ़ देगा। डिस्टेंस विज़न हो गया, उसके बाद में आपको ला करके एक-एक बंदे को वो दिखा देंगे, एक किताब, एक बुकलेट ले आएँगे, वो दूर से दिखा देंगे आपको, ऐसे इतनी दूर से लगभग-लगभग से यहाँ पे हूँ, तो मेरे मेरे चेस्ट के थोड़ा नीचे, मेरे पेट के आस-पास, मेरी जो नाभि है उसके आस-पास उसको रखेंगे और पढ़ने को कहेंगे, पढ़ दो। सभी लोग पढ़ देंगे उसको भी, उसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आती नहीं है। फिर आपको इस पे टेस्ट होता है आपके इसका, भेंगेपन का, इसको बोलते हैं क्या? आपको बोलते हैं इसको स्क्विंट आइज़ बोलते हैं, इसका टेस्ट होता है। इसके बाद में आपको कलर विज़न का टेस्ट होता है, आँखों का टेस्ट हो गया। इसके बाद में वो एक-एक बंदे को बुला लेगा अपने पास में, और साथ-साथ में क्या करेगा, एक कान देखेगा, कान के अंदर बेसिकली देखा जाता है कि कान बह तो नहीं रहा है और कान में पर्दे में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये चीज़ देख ली जाएगी। उसके बाद में आपकी नाक चेक कर ली जाएगी कि आपकी दोनों नाकों से प्रॉपर साँस आ रही है या नहीं आ रही, आपको डीएनएस, साइनस या फिर नेज़ल पॉलिप जैसी शिकायत तो नहीं है। अगर आपको डीएनएस या फिर पॉलिप एक नॉर्मल लेवल का है ना? जो कि माइल्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नाक कई बार जाम हो जाती है जुकाम वगैरह होने से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समझ लेते हैं डॉक्टर। अगर डीएनएस होगा तो वो पहचान लेते हैं। इसके बाद में वो एक-एक करके सबका टीथ देख लेते हैं। आप पहले करते हैं पहले ई दाँत दिखाओ, फिर करते हैं मुँह खोलो, फिर ज़बान ज़बान बाहर निकाल कर के कहने को बोलते हैं, ऐसे वो कहने को आपको कहते हैं। इसमें देखते हैं, फिर आपको करके पूरे टीथ वो देख लेते हैं कि डेंटल पॉइंट्स कितने हैं। एक बार देख कर उन्हें पता चल जाता है कि इसके डेंटल पे पॉइंट्स कितने हैं। अब आप जो गुटखा वगैरह खाते हैं, तो काफ़ी दिनों पहले आपको गुटखा छोड़ देना चाहिए। दाँतों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज़ यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, तो आपको ऑफिसर जैसे बिहेव भी करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर ये सब होने के बाद अब फिर वो सब अब आते हैं हाथ के ऊपर। अब हाथ के मतलब बेसिकली चेक किया जाता है कि कैरी एंगल वगैरह जैसी आपकी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कि आपके हाथ से ज़्यादा बाहर की तरफ है, ज़्यादा अंदर की तरफ तो नहीं होते हैं, या फिर आपके शोल्डर बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे तो नहीं है। ये चीज़ आपके आएगा एक-एक के पास में डॉक्टर, और वो चीज़ें आप हाथ रख करके वो देख लेगा। और यही करते समय वो एक चीज़ और नोटिस कर लेता है कई बार कि आपके फिंगर्स प्रॉपर हैं कि नहीं है, कि आपके 10
8 फिंगर्स और 2 थम्स हैंड के अंदर है नहीं। अगर इससे ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, इससे कम है तो भी दिक्कत है। प्लस वो आपके आपके हाथ पे चेक लगा लगा करके चेक भी कर लेगा कि स्वेटिंग की प्रॉब्लम तो आपको हाथ पे नहीं है। फिर इसके बाद में ये हो गया। इसी समय आपके चेस्ट को भी देख लेते, बिकॉज़ यू आर स्टैंडिंग इन योर अंडरवियर, तो उसको चेस्ट आपका दिख जाता है कि आपको पेक्टस एक्सकैवेटम जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है, कि आपके चेस्ट ज़्यादा अंदर धँसा हुआ तो नहीं है या फिर ज़्यादा बाहर तो निकला हुआ नहीं है, वो प्रॉब्लम होगी तो उसको उसके अंदर ये पॉइंट दे देते हैं। फिर इसके बाद में वो एक बंदे के पास जाएँगे, उसको थोड़ा आगे करेंगे, उसे नोक नी की चेक करेंगे कि नोक नी है क्या नहीं। नोक नी करने से पहले या फिर बाद में अकॉर्डिंग टू हिज सूटेबिलिटी वो आपकी रिब आपको पीछे मोड़ करके आपकी स्पाइन देखेंगे, आपकी स्पाइन टेढ़ी तो नहीं है। कुछ लोगों की स्पाइन थोड़ी-सी टेढ़ी होती है, तो वो उसमें वैलिड नहीं है। जिसकी स्पाइन ज़्यादा टेढ़ी है, उसको पॉइंट मिलेगा, उसको रीमेडिकल फिट में नहीं किया जाएगा। अगर वास्तव में स्पाइन टेढ़ी है, अगर आप खड़े गलती से और आरएमए मिल गया तो कोई बात नहीं, वो आरएमए के अंदर क्लियर हो जाएगा एक्स-रे के अंदर। लेकिन वैसे आपको सीधे ही खड़े रहना है और प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। वो देख लेते हैं स्पाइन ठीक है कि नहीं है, फिर मोड़ करके आपको झुका करके देख लेते हैं, स्पाइन ठीक है भैया, एकदम सीध में है। फिर आप खड़ा करते हैं वापस। अब आपका नोकनी का टाइम आता है कि नोकनी चेक कर ली। नोकनी के टाइम पे वो नोकनी चेक कर लेते हैं, बॉल एक्स चेक कर लेते हैं एंड बनाना लेग्स चेक कर लेते हैं। नोकनी मीन्स कि दोनों पैर सटते हैं, घुटने अड़ते हैं आपके। बॉल एक्स मतलब दोनों घुटनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। एंड बनाना लेग्स मतलब जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आपके पैर ऐसे पीछे की तरफ ऐसे ऐसे मुड़ जाते हैं। देख रहे हो? ऐसा आपके पीछे पैर पीछे ये घुटना है, ये वाला घुटने वाला हिस्सा है इसको, तो ये पीछे से मुड़ जाता है। ठीक है? वो आपके नहीं होना चाहिए, सब देख लेते हैं। इसके बाद में उसी समय वो देख लेते हैं वेरिकोज़ वेन्स, कि आपके वेरिकोज़ वेन्स तो नहीं है। वो सभी को या तो एक साथ उछाल सकते हैं कि सभी एक साथ उछल जाइए, सब जाके देख लें, या फिर वो जब आपके इंडिविजुअल जब आपको चेक कर रहे हैं नोकनी वगैरह, तो आपको उछलने को कह देंगे और आपको पकड़ लेंगे कि आपके ये है तो नहीं है। और फिर वो फ्लैट फुट देख लेते हैं कि आपके फ्लैट फुट है कि नहीं, उस समय भी पैर ऊपर करा करके आँख बना करके कि आँख बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सब करने के बाद में अ, पूरा ये प्रोसेस होने के बाद में अब आपको सबको कह दिया जाता है कि सभी लोग दीवार की तरफ मुँह कर लीजिए। अब इंडिविजुअली चेक किया जाएगा कि हाँ, कि किसी को भई प्राइवेट पार्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्राइवेट पार्ट्स के अंदर बेसिकली कुछ चीज़ें चेक की जाती है, जो कि है आपके पेनिस के अंदर आपके जो है फोरस्किन पीछे होनी चाहिए। अगर पीछे नहीं होती है वो प्रॉब्लम है ना? जिसको फ्रेंड शायद आई डोंट नो कि फीमोसिस करके कुछ कहते हैं शायद, है ना? तो वो उसको पीछे उसको खींचना होता है, उसकी जो झिल्ली होती है उसको पीछे खींचना होता है। फिर पीछे खींचने के बाद उस छेद को दिखाना होता है कि आपके एक ही छेद है ना। वो आपसे पूछेगा कि आपकी सुसु जब आप करते हो तो उसमें 1 धार आती है, 2 धार आती है। अगर किसी की 2 धार आती है तो वो अनफिट होता है। एक धार ही आनी चाहिए सुसु के अंदर, मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। एंड देन फिर आपके टेस्टिस चेक किए जाते हैं। टेस्टिस में बेसिकली चेक होता है 2-3 चीज़ें होती है। अगर किसी को हर्निया है तो उसकी जो वो है, अगर किसी को ग्वाइनल हर्निया है तो उसकी जो छोटी आंत होती है वो स्क्रोटम के अंदर उतर जाती है, उससे स्वेलिंग होती है, वो दिख जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है हाइड्रोसिल की। हाइड्रोसिल के अंदर भी किसी के जो टेस्टिस होते हैं, उसके बाहर जो स्क्रोटम है उसके अंदर पानी भर जाता है, तो भी वो उसमें सूजन आ जाती है, वो बड़ा हो जाता है, उसको देख लेते हैं। एंड जो वेरिकोसिल है उसके अंदर क्या होता है, आपके जो टेस्टिस होता है उसके अंदर नसें जो होती हैं वो गुच्छा बन जाता है। अब इसके अंदर ऐसा है कि हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल और हर्निया तो नहीं, बाकी हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल जो माइल्ड लेवल की एक्सेप्टेड है, माइल्ड लेवल की पता भी नहीं चलती। लेकिन अगर आपको ज़्यादा है तो फिर वो तकलीफ बनाएगा, ऑब्वियसली बनाएगा, और उसके अंदर आपको अनफिट का पॉइंट भी मिलेगा 100%। तो अगर और जो आपके पीछे हैं, फिर आपको पीछे वो कहेंगे पीछे घूम जाओ, पीछे घूमने के बाद आपको कहेंगे झुक जाओ, झुकने के बाद आपको कहेंगे कि आपके दोनों जो बट्स हैं उसको दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, उसको थोड़ा-सा ऐसे एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड करने के बाद आपको कहेंगे कि थोड़ा खासो आप। जैसे आप खासेंगे तो उस समय वो 2 चीज़ देखेंगे कि आपको पाइल्स, फिशर या फिर एनल फिस्टुला जैसी कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, उसके कोई सिम्पटम्स तो नहीं है। एंड दूसरा आपको चेक करेंगे किस चीज़ के लिए, कि आपके उस समय आपके जो टेस्टिस हैं वो थोड़े ऊपर उठने चाहिए। जब आप खाँसें तो थोड़े बहुत ऊपर उठने चाहिए। ये चीज़ आपके देखेंगे। अगर उसको शक होता है कि आपका हर्निया है, तो आपको सीधा खड़े करेंगे। आपको कहेंगे राइट में या फिर लेफ्ट में देखो, और फिर आपको खाँसने को बोलेंगे। तो आपकी जो बॉल्स की जो एक्टिविटीज़ होगी, टेस्टिस की एक्टिविटीज़ होगी, उससे पहचान लेंगे कि आपको हर्निया है कि नहीं है। इस तरीके से पूरा-पूरा जो है मेडिकल चेकअप हो रहा है सीआरबी-जेसी1 के ऊपर भी, और हर जो सेंटर है उसके ऊपर भी अमूमन इसी तरीके से ब्लड चेकअप मतलब जो आपका पूरा डीवी है, पूरा डीवी एंड जो मेडिकल है वो सारा इसी तरीके से होता है, चाहे वो भारत का कोई सा भी सेंटर हो। और रही बात हार्डनेस लेवल की, जो लोग कह रहे हैं कि सीआरबी-जेसी1 जो है वो बहुत हार्ड है या फिर ईज़ी है, वहाँ के डॉक्टर्स कैसे हैं? देखो भाई, डॉक्टर सभी जगह के बढ़िया होते हैं, सभी में जो है मेडिकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। अब पर्टिकुलरली केस के अंदर हो सकता है कि कुछ जो डॉक्टर हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्टली देख रहे हों, वो छोटे-छोटे माइनर चीज़ों पे चला ना रहे हों, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर बात ये होती है कि अगर कोई डॉक्टर है, अगर आप माइनर चीज़ों को नहीं चला रहा है, तो आप बेफ़िक्र रहिए। 100% अगर कोई माइल्ड चीज़ है और किसी डॉक्टर ने गलती से या फिर जानबूझकर किसी भी तरीके से आपके फोकट का पॉइंट बना दिया है, तो अगर आपको आरएम मैक्स टू मैक्स ही कैन डू कि ही कैन गिव यू आरएम, ही कैन
अनफिट यू इन डीएमई, बट जब आप आरएमई के अंदर जाएँगे, अगर आपको पॉइंट नहीं है, तो 100% आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे अगर किसी बंदे की आँख 6/6 है, उसको अगर पॉइंट मिला है, 6/12 का लेट्स से पॉइंट दे दिया, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं होगा, आपको रीमेडिकल मिलेगा, आपको वहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ा देंगे, फिर आपको दूर से दिखा के पढ़ा देंगे, 2-3 चार्ट पढ़ा देंगे। अगर आप वहाँ पढ़ दोगे 6/6, तो आपको, और आरएमए के जो मेडिकल होते हैं, वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा लीनिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो लोग, क्योंकि अगर आप लोगों को, अगर किसी बंदे को, जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपको केयर एंगल नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि आपका कोई डॉक्टर केयर एंगल का पॉइंट बना देगा? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछिए। लोग आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा डरते हैं कि ये मेरे 6/6 है, लेकिन वो भी 6/6 है तो भी आउट कर देंगे। तो सीधी-सी बात है, अगर आपको फ्लैट फुट नहीं है, तो फ्लैट फुट का पॉइंट कैसे बना देगा डॉक्टर? और अगर बना भी देगा, तो आरएमए के अंदर टूटेगा नहीं क्या? और टूटा भी नहीं लेट्स से, तो आप केस करोगे तो सुप्रीम कोर्ट उनको, या फिर जो हाई कोर्ट है जिसमें आप कर रहे हो, वो उनको छोड़ देगी? नहीं छोड़ देगी ना, उन पे एक्शंस लिए जाएँगे, ठीक है? तो कोई नहीं चाहता, क्योंकि वो मेडिकल ऑफिसर्स, वो आपको पर्सनली जानते नहीं, आपकी कोई दुश्मनी है नहीं उनसे पर्सनली। अगर आपको पर्सनल दुश्मनी है, तब तो वो शायद दुश्मनी निकाल ले, आपको अनफिट करे, लेकिन नहीं है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको जानते ही नहीं है वो वहाँ बैठे हैं सबको पास करने के लिए। वो खुद भी इसी प्रोसेस से गुज़रे हैं। तो बिल्कुल मत सोचिए। जैसे मैंने टेलीग्राम पे मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग सीआरपी जीवन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनाप-शनाप बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ का स्टाफ बहुत ही बेकार है, बहुत ही ज़्यादा अनफिट कर रहे हैं लोगों को, 17 में से 11-11 लोग आँखों में आरआई मिल रहा है। भाई पागल बातें हैं, ठीक है? डराने की बातें हैं। अब आप जाओगे तो आपको पहले से डराने का, जिसका मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब खुद अनफिट हो जाते हैं कई बार, तो फिर वो नेगेटिव चीज़ें फैलाने लग जाते हैं कि ताकि बच्चा आए तो वो डर जाता है। मैं कह रहा हूँ, अगर आप डर के जाओगे तो बिल्कुल दिक्कत आएगी आपको। तो इससे अच्छा है कि जो होना है वो तो वैसे भी होना है, जो होना है वैसे भी होना है। अब आपको थोड़ा लीनिएंट डॉक्टर मिले, फिर थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट डॉक्टर मिले। आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आप फिट हो तो फिट हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। अनफिट हो तो आप अनफिट हो। अब ये हो सकता है कि अगर कोई लीनिएंट डॉक्टर है, तो आपको डीएमई के अंदर ही उसने पास कर दिया, है ना? आपको आरएमई दिया ही नहीं, और जो स्ट्रिक्ट डॉक्टर है उसने आरएमई दे दिया। लेकिन आपको पास तो होना ही है, अगर आप पॉइंट नहीं है तो डीएमई में या फिर आरएमई के अंदर आप पास होगे ही, सीधी-सी बात है। तो इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी सेंटर आपका सीआरपीएफ जैसी है, आराम से बिंदास जाइए, वो लोग बहुत बढ़िया हैं, है ना? ठीक है? सीआरपीएफ क्या है? सीआरपीएफ है यमराज। सीआरपीएफ है यमराज, लेकिन हमारे लिए नहीं, देश के दुश्मनों के लिए, नक्सलियों के लिए, आतंकवादियों के लिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि लोगों को पता चले कि सीआरपीएफ जीसी1 से डरे ना, आपका मेडिकल है, मेडिकल दीजिए आराम से बढ़िया। आगे भी कहीं आपका मेडिकल है तो उसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? पूरी वीडियो हो गई है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो। बाकी जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ कुछ दिनों में।